28 फरवरी 2026 रात के 11 बजे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक ईरान। अचानक आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अगले 72 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और सबसे ज्यादा डर किसे लगना चाहिए था? हम भारतीयों को, क्योंकि इस जंग ने एक ऐसी चीज बंद कर दी थी जिसके बिना हमारे 140 करोड़ लोगों का देश सिर्फ 10 दिनों में घुटनों पर आ सकता था। वो चीज थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक समुद्री रास्ता सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा, और उसी रास्ते से आता था भारत का 90% कुकिंग गैस। मतलब साफ था, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो करोड़ों घरों में चूल्हा बंद। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त भारत सरकार के पास सिर्फ 9 दिन का तेल बचा था? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमारी सरकार ने उन 9 दिनों को 6 महीने में बदल दिया? कैसे एक साधारण भारतीय परिवार ने इस संकट में अपने आप को बचाया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल फिर से ऐसी कोई जंग शुरू हो जाए तो आप और आपका परिवार कैसे बचेगा? ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी जिंदगी मौत की लड़ाई की, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2026 से। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शेयर मार्केट में तेजी थी, लोग अपनी नौकरियों में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन भारत की तिजोरी यानी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 728 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार गर्व से कहती थी कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो किसी को दिख नहीं रही थी। भारत अपनी जरूरत का 88.6% तेल बाहर के देशों से मंगाता था। ये तेल आता कहां से? मिडिल ईस्ट से, यानी गल्फ के देशों से। सुनिए ध्यान से, तेल तो फिर भी ठीक था, असली खतरा था कुकिंग गैस में। हर घर में जो सिलेंडर आता है ना, वो एलपीजी कहलाता है। भारत का 90% एलपीजी सिर्फ एक रास्ते से आता था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये एक समुद्र का छोटा सा रास्ता है जो ईरान और यूएई के बीच से गुजरता है। समझो ऐसे, मान लो आपके घर में पानी की सप्लाई सिर्फ एक ही पाइप से आती है, और अगर कोई उस पाइप को काट दे तो आपके घर में पानी बंद। बस यही हाल था भारत का, और ये पाइप काट देने वाला कोई और नहीं, ईरान था। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मारने के लिए हमला किया तो ईरान पागल हो गया। अगले ही दिन 1 मार्च को ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़ दिए। टारगेट थे दुबई एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया के ऑयल वेल्स, और सबसे खतरनाक बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान। ईरान ने कहा, अब कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उसे हमें चाइनीज करेंसी में पैसा देना होगा, वरना हम जहाज डुबो देंगे। अमेरिका ने कहा, हम किसी को टोल नहीं देने देंगे, और बस दुनिया का सबसे जरूरी रास्ता बंद हो गया। उस रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में, जहां भारत सरकार के सबसे बड़े अफसर बैठते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। मीटिंग में सबसे पहला सवाल था, हमारे पास कितना तेल बचा है? जवाब आया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सिर्फ 3.37 मिलियन मेट्रिक टन तेल है। मोदी ने पूछा, ये कितने दिनों के लिए काफी है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ 9 दिन, और फिर एक दिन, सिर्फ एक दिन। और मोदी को वो देख लेना पड़ा जो किसी भी नेता का सबसे बड़ा डर होता है। 10 मार्च 2026 दिल्ली के हर इलाके में, करोल बाग से लेकर द्वारका तक, गैस सिलेंडर की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोग डर गए थे। व्हाट्सएप पर मैसेजेस घूम रहे थे, सिलेंडर्स खत्म हो रहे हैं, जितने हो सके ले लो। मोदी ने उसी दिन एक फैसला लिया जो आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी लिया गया था। उन्होंने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। ये एक्ट क्या होता है? समझो ऐसे, मान लो आपके घर में 10 लोग हैं और खाना सिर्फ 5 दिन का बचा है। अब आप क्या करोगे? आप तय करोगे कि सबसे पहले बच्चों को खाना, फिर बुजुर्गों को, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा। बस यही किया सरकार ने।
18 मार्च को एक नया कानून आया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑर्डर 2026। इस कानून ने तय किया प्रायोरिटी 1 घरों में कुकिंग गैस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए CNG, इनको पूरा गैस मिलेगा। प्रायोरिटी 2 खेती के लिए खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, इनको 70% मिलेगा। प्रायोरिटी 3 चाय बनाने वाली फैक्ट्रियां और छोटी छोटी फैक्ट्रियां, इनको 80% मिलेगा। प्रायोरिटी 4 बड़े कारखाने और कमर्शियल इस्तेमाल, इनको जो बचेगा वो मिलेगा। इस फैसले का मतलब साफ था, घर का चूल्हा पहले, फैक्ट्री की मशीन बाद में। मुंबई के एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक रमेश गुप्ता को इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसे अब कमर्शियल सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। रमेश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले दिन में 200 प्लेट खाना बनता था, अब सिर्फ 80 प्लेट बना पा रहा हूं। बाकी कस्टमर्स को मना करना पड़ता है। लेकिन मोदी की सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि जो तेल बचा था वो भी खत्म होने वाला था और असली खतरा अभी बाकी था। 23 मार्च 2026 राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया पेट्रोलियम मिनिस्टर सुरेश गोपी से, हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कितना तेल भरा हुआ है। सुरेश गोपी ने जो जवाब दिया उससे पूरे देश को झटका लगा। उन्होंने कहा, हमारे पास 3 बड़े तेल के भंडार हैं, विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में और पदुर में। इनकी कुल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन टन की, लेकिन अभी ये सिर्फ 64% भरे हुए हैं। सीधी बात, मोदी ने जो पब्लिक को 5.33 मिलियन टन का भरोसा दिया था, असल में सिर्फ 3.37 मिलियन टन ही था, और ये सिर्फ 9 दिन के लिए काफी था। देश में हड़कंप मच गया। ऑपोजिशन ने सवाल उठाए, इतने बड़े संकट के वक्त हमारे पास इतना कम तेल क्यों है? लेकिन सच ये था, भारत जैसे बड़े देश के लिए 5 साल का तेल रखना भी नामुमकिन था। हमारे पास इतनी बड़ी जगह ही नहीं थी अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने के लिए। तो अब सवाल था, 9 दिन के तेल से 6 महीने कैसे चलाएं? इसके लिए सरकार ने एक चीज की जो सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ऑयल रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया, प्रोपेन और ब्यूटेन जो आप प्लास्टिक्स और केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल करते हो, वो सब बंद करो। इन सब को अब LPG बनाने में लगाओ। समझो ऐसे, मान लो आपके घर में पानी की टैंक है। उस पानी को आप नहाने में, कपड़े धोने में, गाड़ी धोने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन अचानक पानी की कमी हो गई। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे, अब सिर्फ पीने और खाना बनाने में पानी इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब बंद। बस यही किया रिफाइनरीज ने। प्लास्टिक्स बनाना बंद, केमिकल्स बनाना बंद, पेट्रोल डीजल ज्यादा बनाना बंद, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, LPG। लेकिन यह भी काफी नहीं था, क्योंकि जो जंग चल रही थी वो सिर्फ ईरान अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इंडिया की इकोनॉमिक जंग बन चुकी थी। 1 मार्च से 3 अप्रैल तक सिर्फ 5 हफ्तों में भारत की तिजोरी में से $31 बिलियन गायब हो गए। ये पैसा गया कहां? RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने सबसे बड़ा संकट था, रुपए को गिरने से बचाना। जब जंग शुरू हुई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डर गए। उन्होंने अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट से निकालना शुरू कर दिया। जब सब डॉलर्स मांगने लगे तो रुपए की कीमत गिरने लगी। 3 मार्च को $1 बराबर 94 रुपए हो गया। अगर ऐसे ही रुपए गिरता रहता तो 1 महीने में $1 बराबर 120 रुपए हो जाता। मतलब हर चीज की कीमत, पेट्रोल, खाना, मेडिसिन्स सब डबल हो जाती। मल्होत्रा ने क्या किया? उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया, जैसे कोई अपने घर के गहने बेचकर मुसीबत में काम चलाता है। लेकिन ट्विस्ट ये था, RBI ने गोल्ड बेचा नहीं। गोल्ड की कीमत बढ़ती गई तो RBI की कुल दौलत भी बढ़ती गई। समझो ऐसे, मान लो आपके पास 10 तोले सोना है। जंग से पहले इसकी कीमत थी 5 लाख रुपए, लेकिन जंग के बाद जब सब डर गए और सोना खरीदने लगे तो इसकी कीमत हो गई 7 लाख रुपए। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी दौलत 2 लाख रुपए बढ़ गई। यही हुआ भारत के साथ। 27 फरवरी को RBI के पास गोल्ड की कीमत थी $105 बिलियन। 3 अप्रैल तक ये बढ़कर हो गई $120.74 बिलियन। गोल्ड ने 31 बिलियन रुपए के नुकसान को कवर कर दिया और रुपये को गिरने से बचा लिया। मल्होत्रा ने पार्लियामेंट में कहा, हमने गोल्ड इसलिए जमा किया था कि संकट में काम आए, और आज वो काम आ रहा है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कब तक चलती? अगर जंग 6 महीने चली तो तब क्या होता?
इसका जवाब देने के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अगर ये जंग 3 महीने से ज्यादा चली तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% से गिरकर 4% से नीचे जा सकती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सीधी बात, देश में नौकरियां जाएंगी, सैलरीज रुकेंगी, कंपनियां बंद होंगी और सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ेगी? आम आदमी पे। 17 मार्च 2026 इजराइल ने लेबनान में घुसकर हमला कर दिया। 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। 2 मार्च को ही दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन्स ने हमला कर दिया था। एयरपोर्ट तबाह हो गया, फ्लाइट्स रुक गईं। पूरी दुनिया में तेल की कीमत $150 पर बैरल तक पहुंच गई, इतिहास का सबसे ऊंचा लेवल। भारत में क्या हो रहा था? पेट्रोल पंप पर लाइनें, सिलेंडर की बुकिंग में 15 से 20 दिन का वेट, और सबसे बुरी बात, महंगाई। आम आदमी के लिए जो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, दाल, तेल, दवाइयां, इन सब की कीमतें आसमान छू रही थीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली जो वायरल हो गई। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम सब अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमारी नींव कमजोर है। अगर कल युद्ध या महामारी आ जाए तो आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मतलब अगर आपके घर का महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो आपके पास 1.8 लाख रुपए कैश या गोल्ड में होने चाहिए। और सिर्फ बैंक में नहीं, 10% फिजिकल कैश भी रखो, क्योंकि अगर इंटरनेट या एटीएम बंद हो गए तो। नितिन की बात लोगों को समझ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गरीब लोगों के लिए हालात और भी बुरे थे। गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया उसमें पता चला, सबसे गरीब 5% लोगों को 6.4% महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, जबकि अमीर लोगों को सिर्फ 4.7%। क्योंकि गरीबों को सब्सिडी वाला अनाज तो मिल रहा था, लेकिन दाल, तेल, सब्जी ये सब महंगे हो गए थे और इनमें सब्सिडी नहीं थी। मुंबई में एक मजदूर ने अपनी कहानी बताई। पहले महीने का 15,000 रुपए में काम चल जाता था, अब 20,000 रुपए में भी मुश्किल हो रही है। सिलेंडर 2,200 रुपए का हो गया, दाल 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब तो डर लगता है कि कल क्या होगा। लेकिन फिर 7 से 8 अप्रैल को कुछ अनोखा हुआ। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई। अमेरिका, ईरान, इजराइल सबको बुलाया और सरप्राइजिंगली 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। जंग रुक गई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया, एलपीजी के जहाज आने लगे। लेकिन क्या यह खत्म हो गया? नहीं, सीज फायर सिर्फ एक ब्रेक था। असली सवाल यह था, अगर कल फिर से ऐसी जंग हो तो हम कैसे बचेंगे? भारत सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। फैसला 1, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को 100% भरने का ऑर्डर दिया। अब सिर्फ 64% नहीं, पूरा भरना है। फैसला 2, एलपीजी के लिए नए स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे ताकि 9 दिन की जगह कम से कम 30 दिन का गैस स्टोर किया जा सके। फैसला 3, डिफेंस बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, 9.5% की बढ़ोतरी, ताकि इंडिया की सेना किसी भी हमले का जवाब दे सके। फैसला 4, फर्टिलाइजर्स और हीलियम गैस के लिए नए सप्लायर्स ढूंढे गए, रशिया, कनाडा, मोरक्को से, ताकि सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंड ना रहना पड़े। लेकिन सरकार के फैसले काफी नहीं थे। असली सवाल यह था, आप क्या करोगे? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2026 की जंग की नहीं थी। ये कहानी थी उस डर की जो हर भारतीय के दिल में है कि अगर कल कुछ बुरा हो गया तो मेरा परिवार कैसे बचेगा। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। लाखों की तादाद में लोग भूख से मर गए थे, क्योंकि उस वक्त सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। 2026 में भी जंग हुई, लेकिन इस बार कोई भूख से नहीं मरा, क्योंकि सरकार के पास 58.4 मिलियन टन अनाज स्टॉक में था। 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था। ये बदलाव है, प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सीख नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने का खर्चा कैश, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट में हमेशा रखो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सीख नंबर 2, गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करो।
गोल्ड सिर्फ गहना नहीं, ये एक सेफ्टी नेट है। जब सब गिर रहा होता है, गोल्ड की कीमत बढ़ती है। 2026 में यही हुआ। सीख नंबर 3, सब्सिडी स्कीम में रजिस्टर करो। राशन कार्ड, LPG सब्सिडी, हेल्थ स्कीम, ये सब गवर्नमेंट चला रही है। इनमें रजिस्टर रहो, संकट में यही काम आती है। और सबसे बड़ी बात, पैनिक मत करो। जब 2026 में सबने सिलेंडर के लिए मारामारी की, तभी असली शॉर्टेज हुई। अगर सब शांति से रहते तो प्रॉब्लम कम होती। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं थी, ये कहानी थी उस ताकत की जो हर भारतीय में है, सरवाइव करने की, लड़ने की और फिर से खड़े होने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो दीवारें आज भी याद करती होंगी कि भारत को घुटनों पर लाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी फाइनेंशियल और सर्वाइवल की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम हर हफ्ते नई कहानी लाते हैं, स्कैम्स, रणनीतियां और आपकी जिंदगी बदलने वाली सीख। तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखना, और हाँ, अपने घर में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेंडर और थोड़ा सा गोल्ड जरूर रखना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।